अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर एक और कातिलाना हमला हुआ है। दारुल उलूम कोरंगी में एक शख्स ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से अलहदगी में बातचीत करने का कहा और फिर चाकू निकाल लिया। गार्ड्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इस हमले की खुद तस्दीक की है। सुनवाती हूँ आपको। फजर के बाद एक साहब आए थे और उन्होंने मुझसे अलहदगी में बात करने की बात की थी, लेकिन अभी मैं उनसे उठा ही था उनसे बात करने के लिए और करीब गया था तो इतने में उन्होंने चाकू उनकी जेब में था वो निकाला और एकदम से फिर हमारे जो साथी थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। बस ये हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। उसके हाथ में एक चाकू था तो वो गार्ड जो उसने पूरी तौर पे उसको पकड़ लिया है। अभी तक बज़ाहिर तो ये साइको पेशेंट लग रहा है, लेकिन ये है कि फिर भी हमने उसको कस्टडी में लिया हुआ है। हम ये चीज़ें वेरीफाई कर रहे हैं। नाज़रीन, एसएसपी कोरंगी बता रहे हैं कि मुलजिम के कब्जे से चाकू बरामद करके मजीद फर्दर इस पर तफ्तीश की जा रही है। गुलिस्तान जौहर का रिहायशी है मुलजिम आसिम लईक, दुआ करवाने आया था। मुलजिम ने मुफ्ती साहब को बताया कि उसकी 2 बीवियाँ हैं, दोनों छोड़कर चली गई हैं, जिससे वो बेहद परेशान है। इससे पहले मार्च 2019 में भी नाज़रीन कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के काफ़िले को नामालूम मुलजिमान ने निशाना बनाया था, जिसमें उनका गार्ड और ड्राइवर जा बहक हो गया था। कराची के अमन को खराब करने की साजिश थी। भाई ऊपर से होती हुई आई, जब यहाँ आए थे करीब में हुई तो हम सब भूल गए, भागे यहाँ से। गार्ड ने फायर मारा तो एक बंदे के लगी भी थी बाइक पे, वो यूं करके हिला था और वैसे यू टर्न लिया और सीधा फरार हो गया। जैयद आलिम दीन है, बेज़र शख्सियत हैं, एक मोहसिन शख्सियत हैं। उनके साथ इस तरह के वाक़यात एक 2019 में और एक बार फिर हो जाना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अहमद रहमान ख़ान। उनसे मालूम करती हूँ इस केस के हवाले से अब फर्दर क्या अब हो रहा है आगे। मालूम कर सकिए पुलिस मुफ्ती साहब पर हमले की कोशिश क्यों की गई थी? जी देखिए, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, साल 2019 में जब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर हमला किया गया था तो उसके भी मुलजिमान की गिरफ्तारी जो है वो जाहिर नहीं की गई। ना बताया गया कि मुलजिमान कैसे और कहां से गिरफ्तार हुए। ये ज़रूर हसास इदारों की जानिब से बताया गया था कि ये हमला वो हमला जो माजी में किया गया था उसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें पड़ोसी मुल्क का जो है वो हाथ मुलव्वस है और वहाँ से उसके ताने बाने मिलते हैं। माजी के हमले हवाले से जो है वो ये ज़रूर बताया गया था, लेकिन आज का जो हमले की कोशिश जो है वो की गई है मुफ्ती साहब पर, उसके हवाले से पुलिस का ये कहना है कि जी अभी जो वो शख्स है जिसका नाम आसिम बताया जाता है, जो वहाँ पर आया था, उससे जो है वो न सिर्फ तहकीकात जारी हैं बल्कि एक मालिज हैं उनसे भी जो है वो जो इसके डॉक्टर हैं उनसे भी जो है वो राब्ता पुलिस ने कर लिया है ये जानने के लिए कि आया क्या इसका कोई जहनी मर्ज में ये मुब्तला है ये शख्स, क्या इसका इलाज जो है वो जारी था कहीं पर। तो डॉक्टर से भी जो है वो पुलिस का राब्ता हो गया है, लेकिन पुलिस का ये ज़रूर कहना है कि इसकी जानिब से, इस शख्स की जानिब से हमला करने की कोशिश जो है वो की गई है। तो इसका मुकदमा 324 की दफ़ा यानी कि इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत जो है वो दर्ज किया जाएगा। पुलिस के अफसरान से हमारी बात भी हुई है तो वो ये बोलते हैं कि जी ये मुकदमा जो है मुफ्ती साहब को जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनकी मुद्दत में जो है वो दर्ज किया जा सकता है, लेकिन अभी मज़ीद इसमें चीज़ें सामने आना बाकी है। लेकिन ये सुबह फजर का वाक़या है, ये सुबह फजर का वाक़या है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब एक बड़ी शख्सियत हैं, दुनिया भर में उनके फॉलोअर्स हैं। तो पुलिस इस पे पूरे एक दिन में अब तक क्या ढूंढ सकी है, क्या निकाल सकी है? जो गुलिस्तान जौहर में घर मिला है वहाँ पर कुछ पता चल सका? जी देखिए, बिल्कुल इसके घर वालों से भी जो है वो पुलिस ने रब्ता किया है, उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। वो भी यही बताते हैं कि ये घरेलू परेशानी में जो है वो मुब्तला शख्स है। लेकिन यहाँ पर किरण एक तशवीशनाक बात यह है कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, यानी कि सिंध पुलिस की या सिंध हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हम देखते हैं सियासी शख्सियात उनके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा गनमैन होते हैं, प्रोटोकॉल्स में वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मजहबी शख्सियात को देखते हैं तो चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरके से हो, लेकिन उनके पास उतनी सिक्योरिटी जो है वो मौजूद नहीं होती है जितनी कि पॉलिटिकल शख्सियात के पास होती है। ये एक ज़रूरी चीज़ है। जबकि हमलों की अगर हम बात करें तो मजहबी शख्सियात को जो है वो माजी में भी ज़्यादा निशाना बनाया गया अगर मुकाबला किया जाए पॉलिटिकल शख्सियात के।
तो मजहबी तबके को भी ये हसास इदारे और पुलिस अफसरान ज़रूर कहते हैं कि जी जो है वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ या फिर दीगर कोई पड़ोसी मुल्क जो है वो मुलव्वस है, जो कि अगर वो नफसियाती तो ये कैसा नफसियाती है, पूरी मस्जिद में मौजूद होंगे लेकिन खास तौर पर मुफ्ती साहब के करीब जाना, वहाँ पर जाकर हमले की कोशिश करना, ये मसला समझ नहीं आता। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब सियासी शख्सियात को इतना प्रोटोकॉल दे दिया जाता है तो ऐसे मजहबी शख्सियात जिनके ऊपर ऑलरेडी एक हमला हो चुका हो, उनकी सिक्योरिटी का क्यों नहीं ख्याल किया जाता है। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लामा साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो 2019 में जो हमला हुआ था मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के ऊपर, उसका भी जो मुल्ज़िमान हैं उनको सीग़े राज में ही रखा गया, या अब तक उस केस पर आगे क्या हुआ ये पता ही नहीं चल सका। इस केस के हवाले से, पिछले केस के हवाले से अल्लामा साहब आप लोगों के पास कुछ मालूमात हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जो अभी मुझे जिसे आप कहें 100% तो मैं आपको नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो इत्तलाआत हैं वो तो यही हैं कि उनमें से कुछ लोग पकड़े गए हैं और वो मुल्क के अंदर जिस तरह एक मजहबी कायदीन के कत्लों की ताल से फसाद चाहते हैं, उनका एजेंडा यही था उस वक्त। तो जो आज वाला वाक़या है इस पर कुछ चीज़ें अब तक सामने आई हैं और कुछ चीज़ें अगले चंद घंटों में मजीद सामने आ जाएंगी और वाज़े हो जाएंगी। और जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है मुफ्ती साहब को सिक्योरिटी तो सिंध हुकूमत ने मुहैया की है और मजीद करनी चाहिए। वो पाकिस्तान की मजहबी एतबार से एक बहुत बड़ी, दीनी एतबार से, सियासी हर एतबार से बड़ी शख्सियत हैं और मस्जिद के अंदर अगर कोई शख्स करीब आ जाए तो उससे रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि मस्जिद में जमात में नमाज में, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हमें ज्यादा मोहतात होने की जरूरत है। मजहबी कायदीन को भी और सूबाई हुकूमतों पर भी जिम्मेदारी आयद आती होती है कि उनके एरियाज में जो जो बड़ी मजहबी शख्सियात हैं उनका हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ और उनके लिए सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए, यकीनी बनाया जाए। यकीन अल्लामा साहब, क्या जहन आपके इस बात को तस्लीम करता है सर कि एक शख्स जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उसके साथ नफसियाती मसाइल हैं, मस्जिद के अंदर तमाम लोगों को छोड़ के वो मुफ्ती साहब के करीब ही गया, उन्हीं से ही बात करने की बात की और उन्हीं के ऊपर हमला करने की कोशिश की, ये दिल और जहन तस्लीम करता है बात? सर देखें, ये चाकू की बात समझ नहीं आती है। अगर वो मसला पूछने आया था या उसे कोई परेशानी थी तो ये चाकू साथ क्यों लेके आया था और क्या था, इसीलिए मैंने कहा कि अगले 2-3 घंटे बड़े अहम हैं और उसमें चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन बाहर सूरत कोई भी बात हो, उसमें मुहर्रमुल हराम करीब है और गुज़श्ता साल भी ये साजिश की गई थी कि बड़ी बड़ी पाकिस्तान की मजहबी शख्सियात को निशाना बनाया जाए। अल्लाह ना करे ये इस तरह का कोई मामला हो, लेकिन इसकी मुकम्मल तहकीकात भी सामने आ जाएंगी इंशाअल्लाह। और मैं फिर गुजारिश करूंगा आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से भी कि चूंकि लॉ एंड ऑर्डर अब सूबाई हुकूमतों का मामला है, हम तो गुजारिश कर सकते हैं। हमने गुज़श्ता साल भी कहा था कि जो मुल्क की अहम तरीन मजहबी शख्सियात हैं उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है कि अहम शख्सियात, मजहबी शख्सियात, उनकी सिक्योरिटी, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। आगे बढ़ रही हूँ नाज़रीन, बरतानवी रुकने पार्लियामेंट में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर सज़ा का कानून बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने ये मुतालबा एक ऐसे वक्त में किया है कि जब तकरीबन 2 हफ्ते पहले कनाडा में साबिक बोर्डिंग स्कूल से कदीम मकामी नस्लों के बच्चों की हज़ारों कब्रें बरामद हुई थी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिस वक्त कनाडा में बरतानिया की हुकूमत थी उस वक्त हज़ारों बच्चों को कत्ल करके नामालूम कब्रों में दफना दिया गया था, जिस पर कनाडा में भरपूर एहतजाज किया गया। इस दौरान कनाडा में बरतानिया के बादशाहों और मलिकाओं के मुजस्समों को गिरा दिया गया था और उन पर कालक मल दी थी। और इसके बाद नाज़रीन, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की गैरत ने उन्हें ललकारा और उन्होंने कनाडा में होने वाले वाक़े को मुजस्समों की बेहुरमती करार दिया, जिसके बाद बरतानिया की पार्लियामेंट में बादशाहों और मलिकाओं की मूर्तियों की तज़लील और तोड़ फोड़ पर 10 साल कैद की सज़ा का कानून पेश किया गया। अब इस मौके पर
मुस्लिम खातून रुकन असम्बली नाज शाह ने एक नहायत जज्बाती और पुरजोश तकरीर किया है। नबी मेहरबान ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुर्मत का मामला उठाते हुए नाज शाह की जानिब से मुतालबा किया गया है कि सिर्फ बादशाहों या मलकाओं की नहीं बल्कि हमारे नबी मोहतरम की गुस्ताखी पर भी सज़ा का कानून बनाया जाए। लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली नाज शाह ने मारूफ मुसन्निफ़ और ड्रामा निगार जॉर्ज बर्नार्ड शाह का कौल नकल किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर कदम रखने वाली अब तक की सबसे काबिल ज़िक्र शख्सियत है। तो नाज़रीन, रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने सवाल उठाया कि 2 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी पर कानून साजी की जाएगी। हमारी महबूब हस्ती के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं कह दिया जाता, उस पर जो हमें दिली रंज और तकलीफ़ होती है उसका इजाला कब किया जाएगा। याद रखें, एक मुसलमान अपने नबी को अपनी जान, माल और इज़्ज़त से ज़्यादा मुक़द्दम रखता है। इस पर बात करने के लिए बिलाल कुतुब साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। बिलाल भाई, क्या अपने आप को मुहज़्ज़म माशरा कहने वाले पत्थरों के बजाय सबसे अजीम इंसान की हुर्मत का ख्याल रखेंगे? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बिल्कुल सही बात की। लेकिन देखिए, सबसे पहले बात यह है कि हमारी जान, हमारा माल, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप कुर्बान जिसकी हस्ती पर हैं, उस हस्ती के लिए पिछले 1400 साल में हमने अमली तौर पर किया क्या है। हमने बयानियां तो जारी किए हैं, लेकिन बयानियों के अलावा क्या हमने कुछ और बात की है? ये जहन में रखिएगा बात कि इस दुनिया में 2 सबसे बड़े झूठ हैं और इस पे कोई 2 राय नहीं है। डेमोक्रेसी इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इंसाफ किसी को मिलता है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मामला होता है सारे बयानिए का जिसके पास ताकत हो। अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत बाहर कैसे कोई कर सकता है? आप गौर फरमाइए कि इस मुल्क के अंदर जिस साल सिर्फ 3 एसिड के केसेस हुए, उसी साल इंग्लैंड के अंदर 80 केसेस हुए। लेकिन फिल्म बनाकर जलील किसने किया? पाकिस्तान को हमने खुद। और अवार्ड किसने दिया? बरतानिया ने। और बरतानिया ने, बाहर के ममालिक ने दिया। लेकिन सूरत हाल ये है कि क्या आज आप अपनी नई नस्ल की वो तरबियत कर रहे हैं कि आने वाली नस्ल, मैं और आप तो चले जाया हो गए, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ लब्बाइक का नारा ना लगाए, कुछ और कर सके? लियाकत अली खां जिना हो, सर सैयद हो या अजीज भट्टी हो, आपने इसके साथ अपने सिलेबस में जिसकी तस्वीर लगाई है उसका नाम है मलाला। और मलाला का बयान है कि निकाह करना शादी के लिए जरूरी नहीं है। जब आप अपनी खुद जहन साजी नहीं करना चाहते तो फिर बरतानिया में एक औरत का बयानिया आपकी गैरत को झंझोड़ तो सकता है, माफी चाहता हूँ, जगा नहीं सकता। 295 सीट तो आपके पास भी है, आपने यहाँ पे क्या कर लिया? क़यादत के लिए चाहिए नजरिया, क़यादत के लिए चाहिए ज़मीर, तालीम चाहिए और ईमान चाहिए। मुझे आप सीने पे हाथ रख के बताएं, जब सेनेट का पिछला इलेक्शन हुआ था, यहाँ आपको कौन सी चीज नजर आई थी? जहाँ ईमान गरीबों की गुर्बत की हिफाजत ना कर सके, वहां आप चाहते हैं कि लब्बाइक का नारा लगा के मैं कोई बहुत बड़ा बयानिया जारी कर दूं। इस दुनिया में इंसाफ उसको मिलेगा जो अपने नजरिए की हिफाजत इल्म और अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे कर सकता है। हम बदकिस्मती से दोनों में नाकाम हैं। बिलाल कुतुब साहब, बहुत खूबसूरत आप बात करें। यकीनन अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ ज़बान से नहीं, अपने अमल से भी हमें करना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप से। एक ऐसा इशू नाज़रीन जो बुध से सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इस्लामाबाद का वो वाक़या जिसमें उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स नशे में धुत होकर दोस्तों के साथ अपने फ्लैट पर जाता है। वहाँ एक लड़का और उसके साथ एक खातून को देखकर तैश में आता है, उन्हें गालियाँ देता है, डराता है, धमकाता है, उनके साथ गैर अखलाक़ी नाजेबा हरकतें करता है। दोनों को असलहे के ज़ोर पर बरहना हो जाने का हुक्म देता है। ये सब होता रहा, वीडियो बनती रही। उसके बाद एक और वीडियो जिसमें ये शख्स उस जोड़े के साथ एक गुड बाय वीडियो बनाता है, जिसमें ये सफ़ाक आदमी उस जोड़े की मज़ीद तज़हीक करता है। वो माफ़ियाँ मांग रहे हैं, लड़की रो रही है, सिसकियाँ ले रही है, और जिसने वो सिसकियाँ सुनी हैं वो लोग सोए नहीं हैं रात को, जो खौफ उस वीडियो के अंदर देखा गया है।
जो खौफ उन दोनों के चेहरों पर उस वीडियो में था, उसे ना मैं बयान कर सकती हूँ नाजरीन, ना देखने की ताब है। ये सब कई माह पहले हुआ है। कहीं कहा जा रहा है 3-4 महीने पहले का वाक़या है, कहीं कहा जा रहा है 1 महीना पहले का वाक़या है। ये दोनों लड़का लड़की इतने डरे हुए थे कि इस पर कोई रिपोर्ट नहीं करवाई है। बातें तो ये भी हो रही हैं कि इस वीडियो से इस जोड़े को ब्लैकमेल भी किया जाता रहा है, और जब ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई है तो पुलिस ने एक्शन लिया है। उस्मान मिर्ज़ा समेत 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आज 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी इनका मिल गया है पुलिस को। मज़ीद साथियों को पुलिस तलाश कर रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया है। आईजी इस्लामाबाद से उन्होंने कहा है कि मुल्ज़िमान को निशाने इबरत बनाएं ताकि आइंदा किसी में ऐसी जुर्रत ना हो। पुलिस ने नाज़रीन FIR में जो 5 दफ़ात आयद की हैं, 341 किसी को ज़बरदस्ती रोकने की दफ़ा, 506 ये जुर्म के इर्तिकाब की दफ़ा, खातून को बज़ोर असलहा बरहना करने पर दफ़ा 354A, जिनसे हरासा करने की दफ़ा 509 और इज्तिमाई जुर्म के इर्तिकाब की दफ़ा 34 आयद की जा रही है। और कहा जा रहा है कि इन दफ़ात में से जो दफ़ा 354A है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है, बल्कि इसकी सज़ाए मौत है, और ये 302 के बराबर ही तसव्वुर की जाती है। यानी किसी खातून या शख्स को बरहना करने के जुर्म की कोई माफ़ी नहीं है। ये ताज़ीरात पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखना यह है कि क्या इसके बावजूद भी ये मुल्ज़िम बच निकलेगा या वाक़तन दूसरों के लिए ये इबरत का निशान बनेगा, क्योंकि इसकी जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनमें ये बड़ी ढिठाई के साथ ना अपनी ज़मानतें भी करवा रहा होता है और खुलेआम दिखा रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा जो मुकाबला है वो कमज़ोरों के साथ है। ये इसकी बदमाशियाँ हैं। देखिए ज़रा नाज़रीन, ये शख्स इंतहाई बासर बताया जा रहा है, जिसका इस्लामाबाद में कार शोरूम, रेंटा कार और प्रॉपर्टी का बिजनेस है। इन वीडियोस के अलावा इसकी ऐसी वीडियोस भी मौजूद हैं जिनमें वो असलहे की खुलेआम नुमाइश करता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। किन चीज़ों के ये मौसूफ, ये जाहिल आदमी किन चीज़ों का शिकार और किस तरह के शौक़ रखता है, ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अप्रैल में इसके जो दोस्त हैं उनकी एक वीडियो भी सामने आई थी कि इनकी गिरफ्तारी अमल में आई किसी बात की वजह से, और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी ज़मानत करवाई, और वो भी बड़े खुलेआम धड़ल्ले के साथ उसकी भी वीडियो बनाई है। लेकिन अब ये सोशल मीडिया की पावर कि सोशल मीडिया पर जब ये मामला, जब ये इशू इतना ज़्यादा हाईलाइट हुआ, अब ये गिरफ़्तार भी हो गया। अताउर रहमान साहब हैं, SSP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर, मुल्ज़िम पहले कब गिरफ़्तार हो चुका है, क्या बैकग्राउंड है इसका सर, पुलिस की फाइंडिंग्स क्या हैं? सुनने में आ रहा है कि मुतासरा लड़का पुलिस ने सर ढूंढ निकाला है, लेकिन वो इस केस को परसू नहीं करना चाह रहा सर। जी बहुत शुक्रिया आपको टाइम देने का। बुनियादी तौर पे जो मुल्ज़िम है, जो मेन कल्प्रिट है, उसको पुलिस ने जूँ ही पता चला है और जूँ ही सोशल मीडिया पे ये मामला वायरल हुआ है तो पुलिस ने फौरी रेड करके उसको पकड़ लिया और पुलिस खुद ही हरकत में आई। उसमें जो कंप्लेनेंट पार्टी है वो पुलिस खुद ही है, यानी स्टेट है। जहाँ तक ये लेट रिपोर्टिंग का इशू है, बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में इस तरह के इश्यूज़ लोग माशरती बुराइयों की वजह से या सोशल टेब्यूज़ की वजह से इनको आंखें बंद कर लेते हैं, रिपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से और भी ये लोग और भी मज़ीद जो है वो जुर्रत का इजहार करते हुए इस तरह के इंसिडेंट और भी रिपीट करते हैं। तो पुलिस ने फौरी इसके ऊपर एक्शन लेते हुए सारे मुल्ज़िमान जो चारों के चार हैं वो गिरफ़्तार कर लिए हैं। इसके अलावा जो विक्टिम्स हैं उनसे रब्ता करने में बड़ी दुश्वारी भी सामने आई। अताउर रहमान साहब, जरा बहुत सारे लोग जो है ना बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं इस केस के हवाले से, तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर मैं क्विकली आपसे ज़रा पूछना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो क्लेम ये किया जा रहा है कि ये जो अपार्टमेंट है ये इसका था और इस वजह से ये इतने धड़ल्ले से घुसा था इस अपार्टमेंट के अंदर, सर ऐसा ही है? जी बेसिकली ये अपार्टमेंट इसने किराए पे लिया था, तो इसका एक और दोस्त था जो कि बेसिकली अभी भी पुलिस की कस्टडी में है और वो अरेस्टेड है, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। हाँ। उन्होंने बेसिकली उनको चाबी दी थी, तो ये जो विक्टिम है इनको बेसिकली ये उस हाफिज़ अताउर रहमान के दोस्त थे, तो उन्होंने से चाबी ली और वो चूँकि उनका इंटरव्यू था बच्ची का, तो वो इसलिए इस्लामाबाद आई हुई थी। तो इसके बाद ये जो मुल्ज़िम है इसका भाई जो है उसने
जब चाबी मांगी तो जो हाफिज़ है उन्होंने कहा कि ये तो इसमें मेरे दोस्त आज रह रहे हैं, बेसिकली उनका कोई स्टे का इशू था, तो इसलिए फिर वो हाइपर हो गया। उसने अपने भाई मिर्ज़ा उस्मान को कॉल की है और फिर वो मिर्ज़ा उस्मान और ये लोग कुछ आए हैं और फिर उन्होंने इस तरह की हैवानियत का मुजाहरा किया है। ये जो हैवानियत का मुजाहरा किया गया इस बच्ची के साथ, सर इस लड़के के साथ, ये बताइए कि कोई दुश्मनी वगैरह थी, जानते थे एक दूसरे को? कोई नहीं जानते थे, बस उनको एक मेरे ख्याल में शायद इसका एक सैडिस्ट नेचर अंदर से है जिसकी वजह से ये इसका मुजाहरा करते हुए नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कि जी आप किस तरह आए हैं, क्यों आए, हालांकि दे आर इंगेज टू ईच अदर और रिसेंटली अब उनकी शादी भी हो गई है, तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उससे उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने जिस तरह की हरकत की है तो वी आर वेरी मच कॉग्निजेंट ऑफ इट। और इसलिए 354A जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है जो कि बहुत ही कम लगती है, तो इसमें हम ये उम्मीद दिलाते हैं तमाम पाकिस्तानी कौम को कि ये हमारे बेसिकली वो लोग हैं जिनके साथ पुलिस खड़ी है, जिनके साथ स्टेट खड़ी है, जिनके साथ सोसाइटी खड़ी है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी फौरी उनका नोटिस लिया और आईजी साहब को डायरेक्शन दी, जिसकी वजह से ये सारी दफात लगाई गई जो कि बिल्कुल ऐन कानून के मुताबिक है। तो हम आपको एश्योर कराते हैं कि इसमें कोई लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा और उसको ऐन मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर, शुक्र, पूरी पाकिस्तानी कौम ही इस बात पर आप लोगों की शुक्रगुजार होगी। आप मुझे बताइए कि ये आपने कहा इसकी मेंटालिटी का मसला है, ये है ही ऐसा शख्स, ये उमूमन भी फिर अगर आप लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे तो क्या ऐसे और वाकयात भी मिल रहे हैं? और ये सर मुझे बता दें इसने ऐसा किया क्यों है? बेसिकली तो उनकी अपनी स्टेटमेंट जो है वो ख़ुद कहता है कि मैं ड्रंक था तो इसलिए मुझे नहीं पता चला, लेकिन बहरहाल उनकी स्टेटमेंट और चीज़ होती है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और चीज़ होती है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, चाहे ये मेंटली सिक था या चाहे जो भी था, तो उसको अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। लेकिन बहरहाल इस बात की मुजम्मत हर सूरत में की जाएगी और पुलिस इस हवाले से पूरी फोर्स के साथ आएगी कि उन्होंने जो भी मुजाहरा किया है और गलत तरीके से, मतलब जो उन्होंने ज्यादती की है, जो कि कोई भी इंसान किसी माँ बहन के साथ, किसी भाई के साथ इस तरह नहीं करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसको अप्रिशिएट करेगा। तो पुलिस भी उनमें से है, पुलिस अपने भी जज्बात रखती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप सर। ये बताइए कि मुल्ज़िमान के फ़ोन से मजीद इस तरह की वीडियो या इस तरह का कंटेंट वगैरह कुछ मिला है सर? अभी तक तो ए सच कोई ऐसी बात नहीं है, हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हम जिन जिन चैनल से रिपोर्ट्स आ रही हैं हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी अगर इस तरह का इशू है तो वी आर इन ऑल सपोर्ट विद यू, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे। और कोई भी इस तरह का माशरे में इस तरह का हैवान नुमा बंदा अगर कोई इस तरह का करेगा तो प्रीवियस हिस्ट्री भी है। बिल्कुल अताउर रहमान साहब, जैसे आपने बताया कि ये जो लड़का लड़की इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, अब उनकी शादी भी हो चुकी है, इट मीन्स कि आप लोग इन तक भी पहुंच गए। तो सर क्या लड़की या लड़के ने ये हामी भरी है कि वो अदालत में पेश होंगे, अदालत में इस बात पर बात करेंगे सर, खुद केस को लेकर चलेंगे आगे, या फिर ये वीडियोस के जरिए साबित हो जाएगा गिल्टी? इसमें बेसिकली बात ये है कि एक तो फोरेंसिक एविडेंस ऑलरेडी हमारे पास है, उनका हम एनालिसिस भी करवा रहे हैं और जितने भी हमारे टेक्निकल इसमें एस्पेक्ट्स हैं हम उनको भी मद्देनज़र रखते हुए इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो बात है कि आया ये अदालत में पेश होंगे या नहीं, तो हमने उनको सपोर्ट के साथ ये यकीन दिलाया कि हम आपके साथ हैं, पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी आपके साथ है, पूरा मीडिया आपके साथ है, पूरी मतलब आपकी स्टेट आपके साथ है, तो लिहाजा आपको कोई ऐसी बात फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ेगी उन्होंने यकीन दिलाया कि हम वहाँ पे अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और हम वहाँ पे पेश भी होंगे। सर क्योंकि वो लिबास से भी अंदाज़ा ये हो रहा है कि शायद ये विंटर्स की वीडियो है, 3, 4, 5 महीने आप लोगों की जानिब से भी बताया यही जा रहा है, तो 3-4 महीने के बाद ये वीडियो सर लीक कैसे हो गई या रिलीज़ कैसे हो गई? क्योंकि जो शख्स वीडियो बना रहा है वो भी यकीनन ये मुल्ज़िमान के साथियों में से कोई होगा, तो कैसे आ गई ये वीडियो, ये आप लोग खोज लगा पाए अभी तक? जी बेसिकली ये अराउंड अक्टूबर और नवंबर
इन दोनों में से है, क्योंकि ये एग्जैक्ट इंसिडेंट्स का एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन अक्टूबर या नवंबर की है। अब हम मजीद इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह शॉर्टली इसको एग्जैक्ट डेट तक हम पहुंच जाएंगे किसी रेफरेंस के ज़रिए कि उससे आगे पीछे अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो एक तो ये कि इसकी एग्जैक्ट डेट आ जाएगी, लेकिन विंटर की है और ये जब वायरल हुई और पुलिस को पता चला तो पुलिस ने फौरी एक्शन लिया। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि चूंकि ये वीडियो जब तक कोई केस रिपोर्ट नहीं होता, और रिपोर्ट ना होने की मैंने वजह बता दी कि हमारी सोसाइटी में सोशल टेब्यूज़ की वजह से लोग अपनी इज़्ज़त की खातिर इस तरह के लोगों को जो है वो नहीं करते, एक्सपोज नहीं करते अपनी इज़्ज़त की वजह से, जिसकी वजह से वो और भी दीदे दलेरी का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल। बताओ रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करते हैं कि जो बात जानिब से इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से की जा रही हैं, इसी तरह से इस केस को आगे लेकर चलें और इनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये नासूर है हमारे माशरे का। मारिया वास्ती मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, अदाकारा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया। यकीनन ये जो जुल्म हुआ है इसने तमाम पाकिस्तान की मजबूत से मजबूत खातून को भी खौफ में मुब्तला कर दिया है। मैं भी खुद खौफ में मुब्तला हुई हूँ इसे देखकर। मुतासरीन खौफ का शिकार हो जाते हैं, उन्हें खौफजदा कर दिया जाता है। अलमिया ये हमारे माशरे का, हमारा खौफ ऐसे शफाक लोगों को हौसला देता है। ये जुल्म के वो हक और सामने वाले को अपने आगे मजबूर और बेबस समझते हैं। ये हमारा कल्चर क्यों बन गया है? ऐसे किसी वाक़े को रोकने के बजाय हम वीडियो बनाते हैं, इसको तरजीह देते हैं। जी, इस वाक़े ने तो एक्चुअली जोड़ के रख दिया। बट बात ये है कि ये यहाँ पे अभी आई वाज लिसनिंग टू द गेस्ट यू वर टॉकिंग टू, वो कह रहे हैं कि ये आदमी है, इसका दिमाग खराब था, ये नशे में था। नो, इसके साथ लोग भी थे। क्या वो भी नशे में थे? क्या वो भी, उनका भी दिमाग खराब था, मेंटली इल थे? दिस इज अ माइंडसेट। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें कि ये एक माइंडसेट है जो प्रिवेल करता है। ये एक वीडियो नहीं है, ये बहुत जगह होता आया है और ये हो रहा है। ये पूरा एक कल्चर है जो आपके यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एंड वी नो दिस, हम सबको ये पता है कि ये है। ये एक आदमी नहीं है, दिस इज नॉट वन मैन जिससे जी मेंटली इल था। तो बाकी जो साथ थे वो क्या थे? वो बारात में आए हुए थे। आई मीन आपने आई मीन इट इज नॉट योर बिजनेस कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं। बट समबडी इज ऑन योर प्रॉपर्टी, आप उसको निकाल सकते। व्हाट इज दिस? ये मुझे आई एम जस्ट फ्लैबरगास्टेड। या हम लोग, मैं उसको वीडियोस को देख नहीं सकी, और फॉरवर्ड तो दूर की ही बात है, बिकॉज ऑब्वियसली इट जस्ट ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ ही हुआ है, हमारे घरों में हो रहा है। एग्जैक्टली दैट वाज द फीलिंग। बिल्कुल, दिस इज द फेस, ये हमारी शक्ल है, ये आपकी मेरी हम सबकी ये हमारी असली शक्ल है। दिस इज अ माइंडसेट। आपको इसको जड़ों से उखाड़ना होगा। इसको आप इबरत का निशाना नहीं बनाएंगे। उसकी तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेल बिफोर अरेस्ट ही करा ली थी। उसकी भी वीडियोस के वो लाइक वो मना रहे हैं। वो पुराना केस है, लेकिन ऑब्वियसली ये बेखौफ आदमी है जिसमें बता रहा है कि जी कमज़ोरों से मेरा मुकाबला है और मैं कुछ दिनों में बाहर आ जाऊंगा। लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है मारिया, कि बहुत सारे लोगों की जानिब से गुस्से का इजहार किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इन वीडियोस को मैं ट्विटर पर देख रही हूँ। ये वीडियोस ट्विटर पर शेयर हो रही हैं, लोग शेयर कर रहे हैं। यानी कि ऑलरेडी जब हम उसको देख रहे हैं हमारी सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो रही है। तो जिन लोगों के साथ ये गुजरा है वो एक मुख्तलिफ ट्रॉमा में इस वक्त होंगे। क्या हम भी उसमें फिर इस तरह से हिस्सा डाल रहे हैं कि अगर हम ट्विटर पर वो वीडियो शेयर कर रहे हैं, अगर वो 100 लोगों ने देखी, आप 2000 देख रहे हैं, 5000 देख रहे हैं? मैं लेकिन ऑन दी अदर हैंड क्योंकि देखी है इसलिए इतना गुस्सा है और इसका ये सारा रिएक्शन आ रहा है। रिएक्शन क्या आ रहा है? इस पे कोई शाबाश तो नहीं दे रहा है ना उनको। उस आई मीन दैट गर्ल एंड दैट बॉय, मैं आई वाज लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स। सब लोग जो देख रहे हैं वो कंडेम कर रहे हैं इस बात को कि ये गलत हुआ है उनके साथ। अगर ये लोग शायद इतना, अगर ये इस तरीके से शायद वायरल ना होती तो शायद ये रिएक्शन भी ना आता। आई एम जस्ट सेइंग, मैं जानती हूँ कि ऐसी चीजों को पर्दा डालना चाहिए, नहीं आगे करना चाहिए, बट जस्ट इमेजिन कि ये जो आज बात हो रही है शायद ये एक एग्जाम्पल बन जाए। वो भी तो इसी की वजह से हो रहा है ना। हम सब इस पे जो ये गुस्से का इजहार कर रहे हैं और हम अकाउंटेबल कर रहे हैं उन लोगों को जो इनकी पुष्पनाही करते हैं, वो भी इसी वजह से है ना। Exactly. तो अगर आपने ये एक पूरा इट्स लाइक अ सिस्टम आपका, जैसे कहते हैं ना जनरेशन टू जनरेशन ये आ रहा है, ये एक माइंडसेट है। एग्जैक्टली। और किसी एक को भी इबरत का निशान बना दिया जाएगा तो यकीनन अगर रोक नहीं सकेंगे
तो कम से कम इन वाक़यात में कमी ज़रूर आएगी। मारिया दुरुस्त बात कर रही हैं। और आप एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने लोग इन वीडियोज़ को शेयर कर रहे हैं, FIA से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोज़ को हटाएं। ये यकीनन उस फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन या लोगों की इज्जत को इस चीज़ के साथ हमें बात करनी पड़ेगी कि हमें शर्म को इस चीज़ से अलग करना है। जब ये हो तो इसको रिपोर्ट करना है। हमने अपने साथ ज्यादती को शर्मिंदगी और इज्जत का मामला बना दिया है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब हम इस चीज को और इसी वजूहात की बिना पर फिर इस तरह के लोग जो है वो फायदा उठा रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थी। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने मुल्तान में ट्रांसजेंडर्स के लिए पहला पब्लिक स्कूल कायम कर दिया है, जिसमें नर्सरी से इंटरमीडिएट तक तालीम दी जा रही है और इंटरमीडिएट के बाद उन्हें रोज़गार के काबिल बनाने के लिए कुकिंग, ब्यूटिशन और टेलर और दीगर हुनर वगैरह सिखाए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर यहाँ 18 अफराद ज़ेर तालीम हैं। पंजाब हुकूमत का इरादा है कि सूबे के दीगर इलाकों में भी ऐसे स्कूल्स कायम किए जाएँ। हमारे माशरे में अलमिया ये है कि ज़्यादातर ट्रांसजेंडर्स का इल्म बलूगत की उम्र में होता है, जिसके बाद अक्सर ख़ानदान ऐसे बच्चों को फिर कबूल ही नहीं करते, सबसे छुपाते फिरते हैं। ना उन्हें तालीम दिलवाते हैं, ना कोई हुनर उन्हें सीखने देते हैं या सिखाते हैं, और जो पढ़ रहे होते हैं उनमें से कुछ दरमियान में ही तालीम छोड़ देते हैं या उनकी तालीम छुड़वा दी जाती है। पंजाब हुकूमत ने इसी हवाले से काम का आगाज़ गुज़िश्ता साल से ही कर दिया है, जब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के हर शोबे में ट्रांसजेंडर्स के लिए नशस्तें मुख्तस की गई थी। अब ये बाकायदा स्कूल्स का क़याम भी एक बड़ा संगे मील होगा। यहाँ स्टूडेंट्स को किताबें, स्टेशनरी, जूते और यूनिफॉर्म भी मुफ्त दिए जाएंगे। यूनिफॉर्म भी उन्हीं के हिसाब से स्पेशल डिज़ाइन होगा और फ्री दिया जाएगा। आने और जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी फ्री होगी। साथ ही यहाँ ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी से ही पढ़े लिखे लोगों को बतौर टीचर रखा जाएगा, जिससे उनके लिए भी ऑब्वियसली रोज़गार के मौके पैदा हो सकेंगे। अब तक यहाँ 5 असातिज़ा को रखा गया है जिनके पास MPhil या BSc की डिग्रियाँ मौजूद हैं। इस वक्त मेरे साथ वहीं से एक टीचर और वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज साहब ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। सबसे पहले जो टीचर मेरे साथ मौजूद हैं, शाहिद शानी, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आपने ख़ुद अपनी पढ़ाई कैसे मुकम्मल की, ज़रा नाज़रीन को बताइए। बचपन में स्कूल का माहौल आपके लिए कैसा था, साजगार था? और पाकिस्तान में एक ट्रांसजेंडर बच्चे के लिए अलहदा स्कूल की ज़रूरत क्यों पेश आई है? देखिए, मैंने बहुत मुश्किल से अपनी तालीम हासिल की। आपको पता है कि हमारा स्कूलिंग सिस्टम कैसा है। यहाँ पर नॉर्मल बच्चों के साथ जिस तरह से बिहेव किया जाता है, हम तो फिर भी ट्रांस थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। मैंने जब स्कूल लेवल पे थी तब से ही मुझे बोलिंग और मतलब हरासमेंट और इस तरह का सामना करना पड़ा। जब मैं कॉलेज में गई, मुझे जिस तरह याद है, जब मेरा फर्स्ट डे था, मैं शटल पे चढ़ी तो इतनी ज़ोर से कह के लगे कि मैं पजल हो गई और मैंने सोचा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मेरे साथ ये हाल हुआ। जब मैं क्लास में दाखिल हुई तो मैंने बुक्स इस तरह से उठाई हुई थी नॉर्मली, तो जो है सब लोग हंसने लग गए। कोई कहने लग गया मैडम आ गई है, कोई कहने लग गया बिल्लो आ गई। और मैं भी बहुत डिसहार्ट हुई और मैं 2 दिन स्कूल नहीं गई। फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने तालीम हासिल करनी है, मैंने दूसरों की तरह भीख नहीं मांगनी, मैंने डांस नहीं करना। तो फिर मैंने इस जज्बे को अपने अंदर से दोबारा पैदा किया और मैंने फिर दोबारा मेरे कॉलेज ज्वाइन किया। इसी तरह से जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो वहाँ पर लोग सेंसिटाइज थे, इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं पेश आई। मेरे टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव थे, मगर जो है वहाँ पर भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। इस वक्त आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं और कितनी क्लासेस एक्टिव हैं अभी? हमारे पास पहले 18 थे कल, और आज हमारे पास पूरे 20 हो चुके हैं। इसमें प्राइमरी और मैट्रिक FA तक स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। सही। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के अलावा दीगर हुनर भी सिखाए जाते हैं? हाँ, सेकंड स्टेप यही है। हाँ। पहले इनको हम लोग एजुकेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर कोई स्किल्स हासिल करना चाह रहे हैं तो उनको फैशन डिज़ाइनिंग, कुकिंग, टेलरिंग, इस तरह से हम लोग स्किल्स दिलवाएंगे। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो आगे जो है इसी चीज़ को लेकर चलेगा, हम उसको आगे तालीम हासिल करवाएंगे। अगर कोई ट्रांसजेंडर दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहे तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है बड़ी। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, क्या ट्रांसजेंडर्स विलिंग थे स्कूल में आने के लिए, और अगर नहीं थे तो फिर आप लोगों ने अपनी कम्युनिटी को कन्विंस कैसे किया इसके लिए?
जी बहुत ज़्यादा लोग जो है इस चीज़ के लिए विलिंग थे। जब मैंने अपने ग्रुप्स, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं ना, मैंने जब उनको ये मैसेज दिया तो यकीन करें कि पर्सनल में मुझे ट्रांस ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तालीम हासिल करनी है, हम भी आपकी तरह पढ़ना लिखना चाहते हैं, हम भी मैसेजिंग करना चाहते हैं, हम भी कोई अखबार पढ़ना चाहते हैं, हम भी बाइज़्ज़त रोज़गार हासिल करना चाहते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा इससे खुशी हुई। सही। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि यूनिफॉर्म भी अलग डिज़ाइन किया जाएगा, यूनिजेंडर यूनिफॉर्म होगा, तो क्या ड्रेस कोड क्या होगा? नहीं जी, आपने देखा होगा वीडियोस और पिक्स में भी नॉर्मली जो है फीमेल स्कूलों में इसी तरह के ही यूनिफॉर्म्स हैं। नीले रंग का है पड़ा, कुछ ख़ास नहीं है, और दुपट्टे से ही हैं सारे। सही। मैं स्टूडेंट्स के लिए वैसे आपसे पूछ रही थी। अब ये बताइए कि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन का भी इंतज़ाम किया जाएगा, तो क्या टीचर्स को भी पिक एंड ड्रॉप सर्विस मिलेगी? नहीं, टीचर्स को नहीं है फ़िलहाल, स्टूडेंट्स को है, मगर रूट जो है वो जो स्टूडेंट्स के एरिया से गुजरता है तो टीचर्स भी पास रहती हैं। जैसे मैं हूँ, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ वो शटल। सही। अच्छा, आप ये बताइए, मुराद राज साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब। सर, ये वाक़तन काबिल तारीफ़ अमल है जो हो रहा है, जो होने जा रहा है। सर, मुल्तान के अलावा अब और किन शहरों में ऐसे स्कूल्स खोले जाएंगे सर? कितनी तादाद है उनकी? किससे बात आप कर रहे हैं? मुराद जी, सर मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी 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 जी। अच्छा, आपने तो बात से भी, am I live on TV? I don't know. जी जी सर, आप बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं। एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, ये काबिल तारीफ़ अमल है जो किया जा रहा है। अब मैं मुल्तान के अलावा और किन शहरों में ऐसे स्कूल्स खोलने की प्लानिंग है सर, और उनकी तादाद कितनी है? देखिए, अभी हमने तादाद कोई उस पर मुतय्यन नहीं की, मगर एब्सोल्युटली हमने खोलने हैं मेन बड़े डिविजनल हेडक्वार्टर्स शहरों के अंदर, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस तरह के बड़े शहरों के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इनकी तादाद वहाँ पे ज्यादा है ट्रांसजेंडर की। सो इसलिए अभी फिलहाल तो हम देखें, पहला स्टेप लिया है, तो आगे हम प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, वो भी मैं इसलिए नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, क्योंकि the thing is कि we have to see how this one goes first and then we go from there. ठीक है सर, ये एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के हवाले से भी ज़रा कुछ बताइएगा। सुना है इसके ज़रिए से जिन बच्चों की तालीम दरमियान में रह जाती है उनको कवर किया जाएगा सर। देखिए, अब हमने ये देखना है, इस वक्त हम इसी पे काम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम का कितना इफेक्टिव होगा, कितना नहीं होगा, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका हुआ है। तो तभी हम स्कूल ईयर भी जल्दी शुरू कर रहे हैं, इन द सेंस के वरना छुट्टियां अगस्त के मिडिल तक होती थी, उसमें भी हमने 2 हफ्ते की कमी की है। और ऑब्वियसली हम डिफरेंट चीजें लेकर आ रहे हैं इस बार थोड़ी सी, क्योंकि सिंगल नेशनल करिकुलम भी आ रहा है, सो टीचर्स की ट्रेनिंग भी हम डिफरेंटली इस बार कर रहे हैं। पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में 4 लाख टीचर को हम ऑनलाइन ट्रेन करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, और हमें 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ा, हमारा 1 रुपया एक्सपेंस नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट के साथ हम ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। सही सर, बेस्ट ऑफ लक। जो कुछ आप लोग करने जा रहे हैं, यकीनन ट्रांसजेंडर्स एक अरसे से पाकिस्तान में मुतालबा करते रहे हैं कि उनको भी, उनके लिए भी मराहत, उनके लिए भी नौकरियां, उनके लिए भी तालीम होनी चाहिए। तो पंजाब हुकूमत ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब। टीचर, खातून टीचर भी मेरे साथ मौजूद थी, आपका भी बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन, पंजाब में वज़ीर तालीम क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, और जब मैं इसके कंपैरिजन करती हूँ ना सिंध से, तो यहाँ पर तालीम का हाल फिर हम तमाम लोगों के सामने हैं। पेपर्स ही आउट हो जाते हैं जनाब, स्कूल्स में कुर्सियाँ नहीं होती बैठकर पेपर देने के लिए, पंखे छतों से गधे के सर पर सींग की तरह गायब होते हैं। अंधेरों में पेपर देने वाले बच्चों का मुस्तकबिल भी अंधेरे में डालने के लिए कोई कसर छोड़ी ही नहीं है सिंध हुकूमत ने। अब सिंध में तालीम के वज़ीर के पास काम भी तो बहुत है ना, मसरूफ़ भी जनाब बहुत हैं। एक महकमा हो तो फिर बात करें। खैर, अब सुनिए वो अपने दूसरे महकमे में कर क्या रहे हैं। बेनज़ीर मज़दूर कार्ड का इजरा 1 मई यानी यौम मज़दूर पर बड़ी धूमधाम से किया गया था। सेहत कार्ड पर तनकीद करने वाली पीपल्स पार्टी की सरकार ने सिंध के मज़दूरों को कार्ड देने का ऐलान किया, लेकिन सिंध के 6.5 लाख रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल मज़दूरों में से चंद 100 ही वो खुशनसीब थे जिन्हें ये सहूलत मिल सकी है, जिन्हें ये कार्ड मिल सका, क्योंकि नाम के लिए इतना ही काम काफ़ी है। वैसे भी आपको तो मालूम ही है, सिंध हुकूमत जो काम करती है अंधेरे में करती है, उजाले में करने से दिखावा हो जाता है ना, बकौल सिंध हुकूमत। संजय साधवानी ने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है 7 से 8 के लिए, दिखाती हूँ आपको। कौन गनी भाई? गनी भाई कौन? गनी भाई को नहीं जानता? गनी भाई, गनी भाई
सईद गनी को कौन नहीं जानता, ये जिस काम में हाथ डाल दें उसे खराब करके ही छोड़ते हैं। गनी भाई को नहीं जानता। सिंध के महकमा तालीम के साथ महकमा लेबर का कलमदान भी इन्हीं के पास है। गनी भाई। तालीम की हालत तो सिंध में सबके सामने है ही, मगर लेबर डिपार्टमेंट में भी सईद गनी ने ऐसा तिगड़म मचाया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तक को मामू बना दिया है। गनी भाई को नहीं जानता। और ये सब एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ किया गया जिससे शहीद बेनजीर भुट्टो का नाम जुड़ा हुआ है, और वो प्रोजेक्ट है बेनजीर मजदूर कार्ड। इस मजदूर कार्ड के बाद वो सारे हुकूक मिलेंगे जो आज तक सिर्फ और सिर्फ अपने इंडस्ट्री के मजदूर को मिले हैं। सईद गनी ने यौम मजदूर पर बिलावल भुट्टो जरदारी से बेनजीर मजदूर कार्ड का इफ्तिताह तो करवा दिया, मगर मजदूरों को इस बात की हवा लगने नहीं दी कि ये मजदूर कार्ड कहां से मिलेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। हद तो ये है जो 6.5 लाख मजदूर सिंध एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हैं, इनमें से भी चंद 100 से ज्यादा मजदूरों को ये कार्ड जारी नहीं किए जा सके। समा ने बार बार सईद गनी से जानने की कोशिश की कि ये मजदूर कार्ड आखिर कहां से मिलेंगे और अब तक इतने कम मजदूरों को कार्ड क्यों मिले हैं। इस साल हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, वो हमारा बेनज़ीर मजदूर कार्ड का आगाज़ है। इस वक्त हमारे पास सोशल सिक्योरिटी में जो 6 लाख के करीब मजदूर रजिस्टर्ड हैं, उनको कार्ड देने का सिलसिला शुरू हो गया है। और यहाँ से एक अभी संजय ने बीच में आवाज़ लगाई कि कहाँ हो रहे हैं, तो मैं देता हूँ जवाब उसका भी, क्योंकि उसी से रिलेवेंट है कि जो हमारे सोशल सिक्योरिटी के दफातर हैं, प्लान हमारा ये है कि हर दफ्तर में वो होगा बंदा, और नादरा के जितने दफातर हैं उस नादरा के हर दफ्तर के अंदर होगा एक आदमी। बेनजीर मजदूर कार्ड का सुराग ढूंढने के लिए समा सेसी के दफ्तर पहुंचा तो अफसरान और अमले ने एक कमरे से दूसरे कमरे और एक अफसर से दूसरे अफसर तक खूब घुमाया। मजदूर कार्ड जो है ना, वो क्या हो जाए वो आपको क्लियर हो जाएगी। हमसे ऊपर डायरेक्टर मीटिंग हुई 27-28 अब तक तो पता है इतना बना क्या तरीके का मेरा संजय साधु ने समाजिक में रिपोर्टर, वो बेनजीर मजदूर कार्ड कहाँ पर बनते तो हमें देखना शूट करना का फॉर्म तो नादरा बना रही है, वो डायरेक्टेड वाइज है। अच्छा आप ऐसा करें, नीचे सादत मेमन साहब है, डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट ग्राउंड प्रोक्योरमेंट नहीं, सीधे आप पे काम वो डील करना समझ रहे हैं किस सिलसिले में मिलना चाहे वो बेनजीर मजदूर कार्ड के सिलसिले ना पीएस से मुलाकात कराते हैं। आपका हमारे पीएस से शायद मेंबर से कुछ मुलाकात करते हैं, उन्हें ब्रीफ करके आपको बताएंगे क्या साहब ये कह रहे थोड़ा सा बिजी भी है तो बिल्कुल ठीक है। साहब कह रहे हमारे डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट है सादत मेमन साहब, डॉक्टर सादत मेमन साहब शायद आज अवेलेबल नहीं है, तो आप कॉन्टेक्ट करके उनसे वो डिटेल आपको ब्रीफ करेंगे, जो इसको प्रोसीजर है, बन रहे हैं नहीं बन रहे, कब बनेंगे, क्या प्रोसीजर, थोड़ी डिटेल जो उनके पास है। सेसी के दफ्तर के चक्कर लगाने के बाद समा ने एक बार फिर सईद गनी से पूछा आखिर ये मजदूर कार्ड कहाँ बन रहे हैं, तो इन्होंने हर बात की मगर ये नहीं बताया कि मजदूर रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ जाएं। जो कार्ड्स हैं उसकी तादाद में एग्जैक्टली नहीं बता सकता, वो कुछ हज़ारों में हैं, और वो स्लो इसलिए हैं कि जो 6 लाख के करीब मजदूर हमारे पास हैं इस वक्त, उनको फिज़िकली आना पड़ता है, और कहाँ पर जी मैं बता रहा हूँ, उसके लिए हमें जो है वो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। जैसे ही 174 या 175 जो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हम कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये मर्रा तेज़ हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो रही है अभी? रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो रही है अभी? मंजूर किया है।
आम दिहाड़ीदार मजदूरों को बेनजीर कार्ड न मिलने की क्या बात की जाए। कराची के 7 सनती जोनों में लाखों मजदूर काम करते हैं, जिनके लिए वजीर मेहनत की जानिब से कोई राब्ता तक नहीं किया गया। सईद गनी ने तो बिलावल भुट्टो जरदारी से तमाम दिहाड़ीदार मजदूरों को बेनजीर कार्ड देने का ऐलान करवा दिया था, मगर 2 माह में वजीर मेहनत के अपने दावे के मुताबिक सिर्फ 10,000 मजदूरों के ही कार्ड बन सके हैं। अगर यही रफ्तार रही तो सिर्फ सेसी में रजिस्टर्ड 6.5 लाख मजदूरों के बेनजीर कार्ड बनने में 11 साल दरकार होंगे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। समा कराची ब्यूरो का शुक्रिया जो 7 से 8 के लिए ऐसे शाहकार निकाल लाती है। पर सिंध हुकूमत कहती है कि 7 बजे से शुरू हो जाते हैं। वैसे सईद गनी साहब की आज बर्थडे भी है, तो हैप्पी बर्थडे टू हिम। आगे बढ़ी हूँ नाजरीन। कराची के इलाके लियाकताबाद में एक शख्स ने कुर्बानी के लिए आने वाली गाय पर तेज़ाब फेंक दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि इन साहब को अपने घर के सामने कोई चीज़ पसंद नहीं है, वो चाहे कोई गाड़ी हो, बाइक हो या फिर कोई जानदार हो। बेज़बान जानवर पर तेज़ाब फेंकने वाला वो शख्स खुद जानवर से भी यकीनन बदतर है। मैं खुद गई इस मोहल्ले में जहाँ ये वाक़या पेश आया और लोगों से बात की। देखिए ज़रा कि इंसान के रूप में जानवर ने किया क्या है, कैसे पेश आया है वाक़या, क्या हुआ था। मैम देखें, हम लोग सो रहे थे, हमें तो पता भी नहीं था। ये 11:20 पे वाक़या हुआ है। 1 बजे हमें एक जो है वो बंगाली बच्चे ने हमें बताया कि ऐसा ऐसा हो चुका है। हम लोग आए बाहर तो फिर रश वगैरह लगा थोड़ा बहुत। तो जिस शख्स ने हरकत की थी वो ख़ुद बाहर आया और उसने हमारे साथ पॉलीफैक्स वगैरह लगाई। इवन के उसी ने ही सफाई वगैरह की, जब तक कि हमें नहीं पता था कि ये इसने किया, और हमें कोई शक भी नहीं था क्योंकि मोहल्लेदार हैं, आपको पता। उसके बाद जब CCTV फुटेज सामने आई है 4 बजे, तो फिर हमने एक्शन लिया। इवन के फ़ौरन लियाकताबाद थाने ने एक्शन लिया। वो आए खुद यहाँ पर, उन्होंने गाय को पहले चेक किया है, फिर उसके बाद वो हिरासत में लिया उस बंदे को। हम लोग जब वहाँ पे गए तो वो FIR बना रहे थे, हमने मना कर दिया। हमने फ़ौरन बैक मार दिया, बैक हो गए थे हम लोग। फिर हमने उनको कहा, उन्होंने हमसे वजह पूछी तो हमने बताया कि देखें ये वजह है कि उनकी छोटी बेटी की शादी होने वाली है, ठीक है, और एक बेटा कमाने वाला है। हम उन पे क्या करेंगे ये केस वगैरह करके। फिर उसके बाद वो तो खैर चले गए यहाँ से। उनकी फैमिली में इतना सपोर्ट कर लिए कि जो खर्चा आएगा वो हम करेंगे। इवन कि उन्होंने हमें ये बोला कि आप हमसे जानवर ले लो। हमने बोला भाई तकलीफ़ नहीं हो हमारी जा सकती कि हम आपको जानवर दे दें और जानवर ला के खड़ा कर दें यहाँ पे। जो हमारे दिल पे गुजरी है वही हम जानते हैं। उन्होंने कहा यार अब जो खर्चा है वो हमसे ले लो आप, सही है। वो आते जाते हमसे तबीयत पूछ रहे हैं। इवन कि उनकी आज बड़ी बेटी ने मुझे रोक कर कहा कि अनहा इसकी तबीयत कैसी है गाय की। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। तो उन्होंने बताया कि मैं सुबह फजर में नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद वो विंडो से दम करती हैं। पता चला उन्होंने किया क्यों? वो बस एक उन्होंने शुरू से अपना ये रखा, गाड़ी खड़ी कर दें तो उस पर वो थूकना, पान थूक दें, कभी गाड़ी का शीशा तोड़ दें। वो इस कोई नफसियाती मसला है उनके साथ? उनके घर में सब ठीक है, बस उन्हीं में एक ये मसला है बस। हालांकि हमारा ये मोहल्ला कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नए शिफ्ट हुए हैं। नए शिफ्ट होते तो हम कोई कार्रवाई करते हुए भी सही लगता है। वो पुराने हैं, हमने ये बहुत इस चीज़ का ख्याल रखा कि वो शर्मिंदा है। शर्मिंदा उनका तो नहीं पता, लेकिन उनकी फैमिली बहुत शर्मिंदा है। तो इसलिए उनकी अपनी उम्र कितनी? उनकी उम्र है तकरीबन 55 साल है। खुद को बोला कि हाँ ये मैंने पानी में मिलाकर फेंका था। अगर मैं इवन के डायरेक्ट फेंक देता, ये बिल्कुल जेन्युइन तेज़ाब जो होता है, अगर मैं वैसे फेंक देता तो गाय बीच से कट जाती, 2 टुकड़े हो जाते, मर जाती गाय उसी वक्त। ये तो पानी में मिलाकर फेंका जो ये इसकी इतनी बचत हो गई। कितने का लिया था आपने ये जानवर? ये हमने लिया था 1,30,000। उन्होंने ये समझ लें कि महल्लेदारी की वजह से समझ लें कि एक बचपना यहाँ गुजरा है, वरना इसकी माफ़ी नहीं थी। जैसा इसने बेज़बान जानवर के साथ किया है ना, अल्लाह ताला इसको दुनिया में ही दिखाएगा। और उस जानवर ने उफ तक का नहीं करा जब उसने इस पर तेज़ाब फेंका। इस बेचारे ने जानवर ने उफ नहीं करी, ना आवाज़ निकाली है कोई। आपके इलाके में मोहल्ले में तेज़ाब आराम से मिल जाता है किसी के लिए भी? वो दरअसल में काम करते हैं सुनार का, पॉलिश का काम करते हैं, तो उनके काम में वो तेज़ाब आता है जो वो उन्होंने फेंका है। इससे कच्ची मार्केट है नहीं, सर्राफा मार्केट, इसके अंदर ही काम करते हैं ये। तो क्या अभी वो जनाब रोपोश हुए हैं, कहीं भाग गए? पंजाब वगैरह कहीं गए हुए, यही कह रहे हैं। और मेरे साथ गाय उन्होंने धुलवाई है खड़े होके। जब हम उसको उंगली मार रहे थे तो चर्बी नज़र आ रही थी। मैं और ये हम तीनों मौजूद थे वहाँ पे। तो उस टाइम पे पानी डाल के मेरे साथ धुलवाई, अफसोस कर रहे थे। मरम के पैसे भी दे रहे थे 500 रुपये इसको भाई को कि आप मरम लेके आ जाओ। अब तक उन्होंने ये बताया नहीं था कि मेरी हरकत? नहीं, कुछ भी नहीं है। शाम को असर में पता चला है जब वीडियो आई है।
तो ऐसे लोग जो मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन इस मोहल्लेदारी को मैं सलाम पेश करती हूँ कि जो नहीं चाहते कि वहाँ पर कोई कार्रवाई हो, क्योंकि उनके अपने घर में जिस शख्स ने ये हरकत की है उनके अपने घर में उनकी बेटी की शादी है। बहरहाल जी, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा है नाज़रीन। इंशाअल्लाह पीर को आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।